यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेंटरशिप टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है, जो भी यूकेटी जो यूपीएससी नॉलेज ट्रैक हमारा चैनल है, तो उसके द्वारा यहाँ पर चला जा रहा है। 11 नंबर यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा इसको देखेंगे, और 10 नंबर जो टेस्ट है ऑलरेडी यहाँ पर इसको देख चुके हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 11 नंबर टेस्ट से। और यहाँ पर जो डेट है आज 28 दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक है आपका ये 3 साम्राज्य का युग, पाल, प्रतिहार और आपके राष्ट्रकूट, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन ये होंगे, प्लस 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स हैं। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक इसलिए रहता है कि टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि यह मेंशन हो जाए कि इस टॉपिक के मेरे इतने क्वेश्चन कवर हो गए, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से। अभी देखो मैं इतना आपको टॉपिक ही दिखाता हूँ, जैसे कि टॉपिक दिखा दिए कि क्या क्या यहाँ पे इसके क्वेश्चन होंगे। अभी कुछ मतलब कल या परसों से मैं क्या करूँगा, जो अभी टेस्ट नंबर 12-13 जो आएगा, जितने भी टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया उसको पहले हिंट बता दूँगी क्या क्या टॉपिक में अंदर है, क्या क्या और इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कुछ चीज़ें और आपको पढ़नी है, वो भी मैं आपको यहाँ से टेस्ट में करा दूँगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसने बोला निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है इनमें इसके बारे में, ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में आपको विचार करना है। पहला, राष्ट्रकूट मुख्यतः दक्कन क्षेत्र में स्थित थे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे वास्तव में दक्कन क्षेत्र में जो था वहाँ पर स्थित था, ठीक है। राष्ट्रकूट हमारा है विशेष रूप से जो हमारे कृष्ण प्रथम थे और आपके अमोघ वर्ष प्रथम की जो अधीन कला और संस्कृति से संरक्षक है वो भी थे यहाँ, ठीक है। तो हमारे क्या है ये यहाँ पर देखो बोल रहे हैं, सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वे विशेषकर जो हमारे कैलाश मंदिर हैं ये, ठीक है, और एलोरा मंदिर है उसकी निर्माण यहाँ पर कराया था, तो भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी। तीसरा, राष्ट्रकूट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसके प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपका गलत, क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, ठीक है, इसके बजाय वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा तीसरा। तो आंसर क्या होगा, पूछे कितने सही हैं, 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, 1 और 2। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी, चोल साम्राज्य की जो स्थापना थी राजा चोल ने की थी, ठीक है। सेकंड का हमारा जो आपसे जो पहला स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट आपका जो गलत होगा, ठीक है, पहला, क्योंकि जो चोल साम्राज्य की इसकी स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है। उसने 8वीं जो शताब्दी थी उसमें तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का जो उदय करने तरह तो किया था, तो हमारे यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य का प्रभाव गंगा तक यहाँ पर बढ़ाया था, ठीक है। राजेंद्र चोल ने प्रथम चोल के साम्राज्य को गंगा प्रभाव तक यहाँ पर बढ़ाया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे राजेंद्र चोल थे इसके प्रथम ने पाल शासकों को हराकर चोल के प्रभाव को गंगा तक यहाँ पर बढ़ाया था, राइट, ये हमारा करेक्ट होगा दूसरा भी। तीसरा, चोल मुख्यतः भूमिधारी शासक थे जिनका ध्यान नौसैनिक शक्ति पर कम था, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चोल न केवल भूमि आधारित शासक थे बल्कि उनका नौसैनिक शक्ति पर भी जोर था, जिससे वे समुद्री व्यापार के लिए प्रभावशाली बनाए गए। तो तीसरा हमारा गलत हो गया। पहला भी गलत था, क्योंकि पहला जो था इसकी स्थापना राजालय ने की थी, ठीक है, तो हमारा विजयालय ने की थी, तो 2 हमारे गलत हो गए। सही कौन सा, सिर्फ हमारा सेकंड सही है। पूछा क्या है इसने पूछा कौन सा सही है, हमारा सिर्फ 2 सही है, बी नंबर, तो हमारा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गजनवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें कुछ स्टेटमेंट को क्या बोला है। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गजनवी अपनी जो सहिष्णुता थी उसके लिए जाना जाता था, और वास्तव में जो गजनवी था उसके मंदिरों के खिलाफ अपने जो अभियान थे उसके लिए बदनाम था, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा, पहला हमारा करेक्ट है। फिरदौसी महमूद के दरबारी में कवि था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो फिरदौस था ये मोहम्मद जो हमारा गजनवी है या महमूद गजनवी है इसके दरबार में कवि था, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राइट। तीसरा भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा महमूद गजनवी था उसने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी, ठीक है, संस्कृति उसके प्रसार के लिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा कौन सा सही है, तो आंसर हमारे कौन सा सही है, तो 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर मतलब 4 या डी, तीनों सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। प्रतिहार ने अपना शासन मुख्यतः भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों पर स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये करेक्ट है, क्योंकि प्रतिहारों ने अपना मुख्य शासन
शासन जो रूप था उसमें भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में स्थापित किया था। प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों का संघर्ष चलता रहा था। प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष चलता रहा था। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रतिहारों का दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर राष्ट्रकूटों पर संघर्ष करना था। भी करेक्ट है। तीसरा, प्रतिहार बौद्ध कला के वास्तुकला के महान संरक्षक थे। ठीक है, ये गलत है क्योंकि प्रतिहार जो थे हमारे बौद्ध कला वास्तुकला के संरक्षक नहीं थे। उनका संरक्षक मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों के प्रति था। तो ये गलत हो गया। पूछा कौन सा सही नहीं है? तुम्हारा सिर्फ तीसरा नहीं सही है। तीन हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है तुर्की शासकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में तुर्की शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट, यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तुर्की शासकों को विशेष रूप से जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना का महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, चहलगानी 80 तुर्क जो हमारा गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में शामिल थी। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि 80 जो हमारे जो चहलगानी तुर्क गुलाम है ये अमीरों की एक परिषद थी। ठीक है, किसकी थी? अमीरों की परिषद थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में शामिल थी। ठीक है, ना कि सल्तनत प्रशासन में शामिल थी। गलत हो गया। तीसरा, तुर्की शासकों ने भारत में एकता प्रणाली, एक भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की या शुरू किया। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट है। कितने करेक्ट हैं? पहला और तीसरा। पूछा क्या है? पूछा कितने सत्य हैं? तो 1 और 3, 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि 3 साम्राज्य के युग के दौरान संस्कृति का विकास के संबंध में। ठीक है, पहला, पाल वंश संस्कृत साहित्य और नालंदा विश्वविद्यालय के महान संरक्षक थे। राइट, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पाल वंश वास्तव में संस्कृत साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने कन्नड़ जैसी जो हमारी भाषाएं थी उसके विकास में योगदान दिया, जैसे कि जो हमारी पंपा और अन्य लेखन के यहाँ पर देखा जा सकता है। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, प्रतिहार फारसी साहित्य कला को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जाने जाते थे। ठीक है, जो प्रतिहार थे हमारे फारसी साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए नहीं जाने जाते थे। ठीक है, उनका सांस्कृतिक संरक्षण हिंदू की परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ था। राइट, देखो 3 बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हिंदू के प्रति ज़्यादा आकर्षित थे। ठीक है, उनसे अधिक जुड़ाव था। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 स्टेटमेंट। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA इसका सदस्य? ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, न्यूज़ में था तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइसलैंड और लिंकेटेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो आपको विचार करना है कौन सा है। देखो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, यूरोपीय जो हमारा मुक्त व्यापार संगठन है EFTA। राइट, इसमें हमारा आइसलैंड, लिंकेटेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये चारों हमारी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये आपका डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान पर की गई थी। इसका उद्देश्य अपने 4 जो सदस्य देश हैं उसमें विश्व भर में अपने व्यापारिक भागीदार के लिए लाभ को, मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, डी हमारा DHR इसके आंसर हो जाएंगे चारों। ठीक है, अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अंतरिक्ष यान वर्ष 2024 में बृहस्पति की कक्षा पर उतरने वाला है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि देखो ओडिसियस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये हमारा अंतरिक्ष यान जो था 22 फरवरी, ठीक है 22 फरवरी को क्या है, ये चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। राइट, तो हमारे यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बोला बृहस्पति पर, तो गलत हो गया। मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो है ये सही है क्योंकि ये मिशन नासा की जो हमारी कमर्शियल लूनर जो पेलोड है उसकी सर्विसेज जिसको CLPS पहले बोलते हैं और आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में देखो जो मैंने बताया कि बातें जान लेते हैं। जो हमारा ओडिसियस है ये जो हमारा है रेग्रीन लैंडर विफलता के बाद ओडिसियस दूसरा निजी प्रयास है इसका। ठीक है, आपको याद रखना है कि सेकंड प्रयास है इसका। ये फॉल्कन 9 एक 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसे एक SpaceX द्वारा यहाँ पर लोगों के द्वारा जो पायलट पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन यहाँ पर निर्मित किया गया था। ठीक है, तो 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो आंसर हमारा क्या हो गया?
पहला गलत है, दूसरा सही है, तो हमारा सिर्फ 2 सही है यहाँ से। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन। वन्यजीव प्रवासी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ से। वन्यजीव प्रवासी प्रजाति के संरक्षण में CMS के संबंध में आपको विचार करना है। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूनाइटेड नेशन हमारा इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके तहत ये अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। पहला करेक्ट है। दूसरा, जो वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपाय और संचालित करने के लिए कानूनी आधार पर तैयार करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत ने साइबेरियन क्रेन संरक्षण और प्रबंधन के लिए CMS 7 कानूनी जो बाध्यकारी समझौता है उसके ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ से देखो भारत ने कुछ प्रजातियों संरक्षण के लिए यहाँ पर गैर बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ना कि ये बाध्यकारी। राइट, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर 1 और 2। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा ये दे रखा है हमारा संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम, इस पर। ठीक है, ये देखो ये इस वर्ष हमारा 1979 है। 1979 इसमें हस्ताक्षर किए गए थे और 1983 में लागू किया गया था। जो हमारा UNEP है जो इसको लेके थोड़ा सा बात बता रहे हैं। ठीक है, ये मार्च 2022 तक CMS में 133 पार्टियां राष्ट्र यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। भारत भी वर्ष 1983 में CMS का एक हिस्सा रहा है। ठीक है, कब से? 1983 से भारत यहाँ पे इसका हिस्सा रहा है, याद रखना है। आपसे एक स्टेटमेंट और पूछ सकते हैं चौथा देके कि भारत जो है CMS का एक हिस्सा है, तो क्या होगा? सही है। ठीक है, 1983 से, या फिर बोल सकते हैं भारत अभी 2024 में इसका हिस्सा बना है, तो गलत हो जाएगा। हिस्सा बना है लेकिन 2024 में नहीं, 1983 में। ठीक है, तो अच्छे से आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 36 द्वीपों वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 10वां का हमारा जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका गलत है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, ना कि सबसे बड़ा। राइट, जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 36 द्वीप यहाँ पर हैं। राइट, सबसे छोटा है ना कि सबसे बड़ा। ये एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में आता है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ के सभी द्वीप केरल के तटीय शहर जो कोच्चि है उससे 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब में स्थित हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सेकंड करेक्ट हो गया। तीसरा, संपूर्ण लक्षद्वीप द्वीप समूह को जैविक कृषि क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो जैविक कृषि क्षेत्र है, भारत की सहभागिता गारंटी प्रणाली जो हमारी है PGS सिस्टम, इसके तहत पूरे लक्षद्वीप को यहाँ पर द्वीप समूह में जैविक कृषि के क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, तीसरी पॉइंट याद रखना है आपको। तो 2 और 3 हमारे यहाँ से क्या है? सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछे कितने सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही हैं, 2 और 3। इस टाइप से देखो 10 क्वेश्चन थे यहाँ पर, जो कुछ करंट अफेयर्स के भी और यहाँ पर कुछ हमारे हिस्ट्री के जो टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ वो टॉपिक को लेके। ठीक है, अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट लेके आऊँगा 12 नंबर, जो टॉपिक हमारा रहेगा उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बातें बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैसे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ और भी आपको लगता है मतलब सुझाव देना है कि कैसे इस 10 क्वेश्चन को लेकर और भी थोड़ा सा क्लियरिफाई करना है कुछ, तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप पर्सनल मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कल टेस्ट नंबर जो हमारा 12 रहेगा उसको। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।